आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा नवरात्र उत्सव में रामलीला और उसके कलाकारों की भी है। नवरात्र उत्सव में पूरा देश भक्ति रस से सराबोर हो रहा है। मंदिरों पंडालों में दर्शन पूजन के साथ ही लोग रामलीला का भी खूब आनंद उठा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या के रामकथा पार्क में चल रही रामलीला में सीता स्वयंवर के प्रसंग को शानदार रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। सितारों से सजी इस रामलीला में मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका विश्वकर्मा माता सीता की भूमिका में टीवी कलाकार विजय कौशल रावण के रोल में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों को मुग्ध कर दिया। मधु देख के हरकर ले जा रहा है। मणिका विश्वकर्मा ने अपनी पहली अभिनय प्रस्तुति में ही अपनी भावभंगिमा और संवाद अदायगी से जबरदस्त छाप छोड़ी। जल्दी बतला, किसने तोड़ा है? नवरात्रि होना, मेरा माँ सीता का रोल अदा करना, यह किसी चमत्कार से मुझे कम नहीं लगता। दिस इज मोर देन जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। आई थिंक ये भगवान का एक संकेत होता है जो आपको मिलता है। मेरा मन भी। दिल्ली में लाल किला के मैदान पर चल रहे लवकुश रामलीला में कलाकार लगातार अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह रहे हैं। इस रामलीला में सीता स्वयंवर के प्रसंग को दिखाया गया, जिसमें परशुराम का किरदार निभा रहे सांसद एक्टर सिंगर मनोज तिवारी जब गुस्से में लाल हाथ में तेज धारदार फरसा पकड़े मंच पर पहुंचे तो पूरा ग्राउंड दर्शकों की तालियों से गूंज उठा। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धनुष समय। एलईडी लाइट्स में चमकते आलिशान राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर के दृश्य में अनेक राजाओं की मौजूदगी और हाथ में वरमाला लिए सीता जी के एंट्री का दृश्य भी बहुत ही मोहक रहा। पर जो बैरी जैसा काम करे वो तो इस फरसे का भोजन है। हे राम सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। नवरात्र उत्सव के दौरान राजस्थान के भरतपुर के सेंट्रल जेल में भी माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। इस जेल में कैदी हर दिन पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। जेल में बंद करीब 800 कैदियों में से 153 पुरुष और 11 महिला कैदी नवरात्र का व्रत भी रख रहे हैं और जेल के अंदर मौजूद मंदिर में हर दिन सुबह शाम पूरे भक्तिभाव से माता की आराधना कर रहे हैं। जेल प्रशासन की तरफ से भी इन व्रतियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। व्रत रखने वाले कैदियों के लिए पूजन सामग्री से लेकर फल तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नवरात्र में यूपी के नोएडा में महिला पुलिसकर्मियों को कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की ओर से उनके बच्चों की खातिर विशेष सौगात दी गई है। नोएडा के सेक्टर 63 थाना में महिला पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए एक क्रच बनाया गया है जो बच्चों को बेहद पसंद आ रहा है। इस क्रच में अंग्रेजी और हिंदी के बड़े बड़े अल्फाबेट लगे हैं। साथ ही यहाँ दूसरी और सुविधाओं के साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए छोटे छोटे झूले और खिलौने की व्यवस्था भी की गई है। अब महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान बच्चों को इस क्रच में रखकर घर पर बच्चों के होने की चिंता से मुक्त रह सकती हैं। महिला जो हमारी कर्मी हैं वो ऑन ड्यूटी अगर बच्चों को लाती हैं तो उन बच्चों की देखभाल करने के लिए क्रश का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे पहले ये व्यवस्था हमारी पुलिस लाइन में उपलब्ध थी, लेकिन बहुत सारे हमारे पुलिसकर्मी पुलिस लाइन के बाहर निवास करते हैं और वो थानों पर सीधे ड्यूटी के लिए आते हैं। तो ऐसे परिवेश में इन महिला कर्मियों को एक अच्छा वातावरण देने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर झारखंड के रामगढ़ जिले की है, जहां वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से कुएं में गिरे हाथनी और उसके बच्चे को रेस्क्यू किया। रामगढ़ के गोला वन क्षेत्र के परसाडीह के जंगल में हाथियों का झुंड गुजर रहा था। इसी दौरान एक हाथनी अपने बच्चे के साथ ही खुले कुएं में जा गिरी। हाथनी और उसके बच्चे की चिंगाड़ सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 2 घंटे की मशक्कत के बाद हाथनी और उसके बच्चे दोनों को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया। न्यूज पथ में आगे दिखाते हैं कि नवरात्र में कहां-कहां गरबा की धूम है। यूं तो देखिए देश भर में गरबा की धूम है, लेकिन गुजरात में राजकोट के एक विशेष गरबा की जमकर चर्चा हो रही है। ये अनोखा गरबा राजकोट के राज पैलेस में हर साल पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है।
लिहाजा इसे राजपूताना महिलाओं का गरबा भी कहा जाता है। हालांकि पूरे गुजरात में आज भी पारंपरिक तरीके से गरबा रास के तौर पर भी खेला जाता है। इसमें महिषासुर वध समेत कई प्रसिद्ध प्रसंगों को रास के माध्यम से पेश किया जाता है, जिसमें मां दुर्गा की भक्ति के साथ साथ सामाजिक संदेश भी होता है। नवरात्र में एक तरफ मां दुर्गा के सजे धजे पूजा पंडाल हैं जिनकी चमक भक्तों को आकर्षित कर रही है, तो दूसरी तरफ गरबा पंडाल जहां महाशक्ति के महाउत्सव का जय घोष है और मां सत्यानंद स्वरूपिणी की आराधना के लिए शहर शहर गरबा की रौनक नजर आ रही है। जय भवानी का उद्घोष और हाथों में तलवार लहराती ये महिलाएं रणभूमि में दुश्मनों को ललकार नहीं रही हैं, बल्कि शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा को साक्षी मानकर नारी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। पारंपरिक परिधान, हाथों में चमचमाती तलवार और मां अम्बे की आराधना। कोई गरबा रास कलाकार विंटेज जीप में सवार होकर तलवार लहरा रही है, तो कोई बुलेट और स्कूटी पर चमकती हुई तेज धार वाली तलवार से करतब दिखा रही है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट के राजवी पैलेस की है। राजघराने के आंगन में पिछले कई साल से तलवार रास गरबा का आयोजन होता है और इसमें 200 क्षत्रिय युवतियों ने हिस्सा लिया। हम लोग ने माता जी की आराधना का एक नया जरिया ढूंढा है, एक नए ढंग से माता जी की आराधना हम कर रहे हैं। माता जी स्वयं शस्त्र की देवी हैं और उन्होंने हमको शस्त्र दिया है, तो ये शस्त्र उनको समर्पण करते हुए हम उनकी आराधना कर रहे हैं। और सभी बहनों की भावना भगवती की प्रति ही होती है, इसलिए आप देखेंगे जब वो परफॉर्म करती है तो स्वयं भगवती जैसी लगती है। पूरी मर्यादा के साथ जी, पूरी राजपूती मर्यादा, पूरी राजपूती आन बान शान, उसको ध्यान में रखते हुए बहनें पूरी कोशिश करती हैं कि इसके साथ साथ भगवती की आराधना के साथ साथ संस्कृति का भी संवर्धन हो। राजवी पैलेस के इस अनोखे गरबा में रंग बिरंगी चोली चनिया पहनकर सजी धजी महिलाएं और लड़कियां मां दुर्गे की स्तुति करते हुए हाथों में चमचमाती तलवारें लेकर गरबा की थाप पर ऐसे थिरकती हैं जैसे आसमान से चमकती हुई बिजली। माँ की आराधना हम करते थे, माँ जगदम्बा, माँ शक्ति की हम आराधना करते हैं। माँ शक्ति जब शस्त्र के साथ सजती है, 16 श्रृंगार तो वो करती है, लेकिन शस्त्र के साथ नवरात्रि में उनका श्रृंगार होता है। तो जो हमारी बहनें दिकरियां हैं वो सारी शस्त्र के साथ खेलती है, तो पूरी जोश और जुस्सा के साथ खेलती है। ये तस्वीरें हैं राजकोट के बजरंग गरबा मंडल की, जहां दोनों हाथों में मशाल और सिर पर आग में लिपटा हुआ गरबा लेकर महिलाएं और लड़कियां नवरात्र में माता जी की आराधना कर रही हैं। गरबे के इस नजारे को देख लोग हैरान रह गए। इस राज को प्रस्तुत करने वाली लड़कियों का कहना है कि सिर्फ 6 लोगों को इसे करने का अवसर मिलता है और जिन्हें ये मौका मिलता है वे स्वयं को भाग्यशाली मानती हैं। माँ साक्षात नव दुर्गा हमारे समक्ष वहाँ हमारे साथ वहाँ रास ले रही होती है, वो वैसा अनुभव होता है हमें। आप 6 लड़कियाँ ये रास करती है, उसमें से एक आप होती है, कितना गर्व महसूस करती है? बहुत गर्व होता है क्योंकि 6 लड़कियाँ ये रास कर सकती है, उसमें से मैं भी एक हूँ, ये जान के बहुत अच्छा लगता है। ये रास नवरात्र के तीसरे, छठे और 9वें दिन आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। हाँ, हजारों लोग आते हैं और हमें प्राउड फील होता है कि वो हमें देखने के लिए आते हैं। 6 बालाओं हम खेल रहे हैं, उसमें हमें 1000-2000 की संख्या में इंसान देखने आते हैं। वडोदरा में देवी देवताओं की तरह वस्त्र पहनकर लोग गरबा खेलने पहुंचे। इनमें किसी के हाथ में धनुष था तो कोई खड्ग पकड़े नजर आए। देवी देवताओं की तरह दिखते इन लोगों को गरबा खेलता देख सभी की नजरें उन पर टिक गईं। इसके अलावा और कई परिधान में भी लोग गरबा करते नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी हम तीसरे नौरते पे हम लोग रामायण का थीम लेके आए हैं और हमारे साथ रावण जी भी है
लास्ट ईयर हमें ब्रह्मा विष्णु महेश बने थे। हर साल की तरह यूनिक वेशभूषा धारण करते हैं। 1 महीने 1.5 महीने से हमारी एडवांस में प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और हर बार दिन प्रतिदिन कुछ नया करने की ट्राई कर रहे हैं हम लोग। गरबा में लोग पारंपरिक परिधान में तो होते ही हैं, इसके अलावा समाज में कुछ संदेश जाए ऐसी वेशभूषा भी धारण करते हैं। देखो जैसे नवरात्रि है, नवरात्रि हमारे कल्चरल फेस्टिवल है और हम हमारे कल्चर के साथ वेस्टर्न कल्चर को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं। वही सोच के आज मैंने मेरा ये आउटफिट तैयार किया है, जिसमें मैंने ब्लेजर पहना है, नीचे धोती पहना है और ऊपर पाग लगाई है, जिसमें दोनों में वेस्टर्न और हमारा सांस्कृतिक भी रहता है। गरबा रास की ये तस्वीरें सूरत की हैं, जहां गरबा की धुन पर एक साथ महिलाएं और पुरुष थिरक रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष और क्या बच्चे, सभी पारंपरिक वस्त्र पहनकर गरबा खेलने में मगन हैं। गरबा खेलने के लिए महिलाएं पारंपरिक चनिया चोली पहनती हैं, तो पुरुषों का भी ड्रेस कोड है, जिसे पहनकर गरबा खेलने आते हैं। जैसी गरी है ना, उसे सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि इतना हैंडसम भी लगता है और इतनी मजा आती है, क्योंकि अब पता ही नहीं चलता गरबा पूरी रात खेलते हैं ना, तो भी पता नहीं चलता कब सुबह हो जाती है। जामनगर के ऐतिहासिक गरबा का अलग ही उत्साह है। छोटी छोटी बच्चियों ने ऐसा रंग जमाया है कि इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। 3 समूहों में बटी इन लड़कियों ने न सिर्फ पारंपरिक रास पेश किए, बल्कि तलवार रास, महाकाली तांडव और कृष्ण जन्मोत्सव जैसे मनमोहक रास से दर्शकों का दिल जीत लिया। जूनागढ़ में कलाकारों ने सिर पर जलती मटकी और हाथ में मशाल पकड़कर गरबा रास किया। इन लड़कियों ने अपनी कला के माध्यम से महिषासुर वध का प्रसंग भी पेश किया। मां दुर्गा ने भी महिषासुर का वध करके देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। उत्तर प्रदेश के झांसी में दुर्गा तीज पर सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में भव्य गरबा डांडिया उत्सव हुआ। मंदिर परिसर में भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम दिखा। लोग पारंपरिक परिधानों में गरबा और डांडिया खेलने पहुंचे। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल के इस ग्राउंड को देख ऐसा लगा जैसे पूरा शहर गरबा खेलने पहुंचा हो। रंग बिरंगी झालरों से सजे ग्राउंड में लोगों ने जमकर गरबा खेला। भक्ति और वीरता का ऐसा संगम जो बताता है कि नवरात्र सिर्फ पूजा का पर्व नहीं, बल्कि साहस, आस्था और संस्कृति को एक साथ जीने का उत्सव भी है। राजकोट से रौनक मजीठिया, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी ने राजस्थान को बड़ी सौगात दी। उन्होंने आज बांसवाड़ा में केंद्र और राज्य सरकार की 1,22,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें पानी, सड़क, स्वास्थ्य और बिजली समेत कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही उन्होंने यहां 15,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। पीएम मोदी ने यहां 2 वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। बांसवाड़ा में पीएम मोदी पीएम कुसुम परियोजना के लाभार्थियों से भी मिले और उनसे बातचीत की। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत हुई। ये यूपी ट्रेड शो का 3रा संस्करण है। इसमें 80 देशों के 550 से ज्यादा विदेशी खरीदार और यूपी के सभी 75 जिलों के 2200 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं, जो अपने उत्पादों को शोकेस करेंगे। इसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सीएम योगी की मौजूदगी में पीएम मोदी ने इस अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करना और उत्तर प्रदेश में निवेश करना हर किसी के लिए विन विन स्थिति है। राजस्थान के पाली की मिट्टी की खुशबू अब देश के कोने कोने तक पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि अब पाली में बने कुल्हड़ों का इस्तेमाल ट्रेनों में चाय परोसने के लिए किया जाएगा। दरअसल रेल मंत्री आज पाली में थे। यहां उन्होंने नया गांव रिको एरिया में लघु उद्योग भारती का दौरा किया। रेल मंत्री ने यहां आधुनिक मशीनों की मदद से कुल्हड़ बनाने की प्रक्रिया देखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीकों से जहां श्रम और समय की बचत होगी, वहीं परंपरागत लघु उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। अश्विनी वैष्णव ने हेमावास में आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ संवाद भी किया। आज ये निर्णय लिया हम सबने मिलके कि इन कुल्हड़ों का उपयोग रेलवे में चाय के लिए इसका उपयोग करेंगे।
शारदीय नवरात्र में विजयादशमी के मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर रावण के पुतला दहन की परंपरा है, लेकिन झारखंड के देवघर में विजयादशमी के मौके पर रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता, क्योंकि देवघर को रावण की तपोभूमि माना जाता है और यहाँ स्थापित पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग को रावणेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि देवघर में रावण के द्वारा ही पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। रावण को प्रकांड विद्वान और महान शिव भक्त के तौर पर भी जाना जाता है। और अब बात करते हैं नवरात्र के चौथे दिन मां के किस स्वरूप की पूजा होती है और कहां-कहां सजे हैं मां दुर्गा के पंडाल। नवरात्र शक्ति की भक्ति, गरबा, डांडिया और दुर्गा पूजा, यानी कि जब जब त्योहारों का दौर शुरू होता है हम फेस्टिव मोड में रहते हैं, यानी कि शक्ति के प्रति भक्ति का भाव हर आस्थावान के अंदर है। ऐसे में देश भर में मां के दर्शन के लिए मंदिरों और शक्तिपीठों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं मां दुर्गा के पंडाल अलग ही छटा बिखेर रहे हैं और इन पंडालों की खासियत ये है कि इन्हें अलग अलग थीम पर तैयार किया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मां जगदम्बे का दरबार सजा है। शक्ति के प्रति भक्ति का ये भाव शहर शहर नगर नगर में देखने को मिल रहा है। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु देवी के मंदिरों में उमड़ पड़े। ऐसे में मां के मंदिरों और शक्तिपीठों पर भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मां के भक्तों ने उनकी पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना की पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। मौजूद हूँ दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवालान मंदिर में और सबसे पहले मैं आपको मां के दर्शन करवाना चाहूंगी कि किस तरीके से मां का जो है श्रृंगार किया गया है, क्योंकि हर कोई जो है मां की इसी झलक पाने को जो है आतुर है और हर कोई इन्हीं को ही देखना चाहता है, अपनी मनोकामना जो है उनके सामने रखना चाहता है। लेकिन जो भक्त अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे या दफ्तर में काम में व्यस्त है, तो उनके लिए ये एक झलक माता की किस तरीके से माँ के स्वरूप को पूरा साजा श्रृंगार जो है उनका वो किया गया है। और इस वक्त इस मंदिर की बात करूं तो पूरे धूमधाम से जो नवरात्र की रौनक है वो अपने चरम पर है। और हालांकि आज चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन तीसरा नवरात्र 2 दिन पड़ने की वजह से आज माँ चंद्रघंटा की जो है उपासना की जा रही है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, किसी तरीके की व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं? व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपके दर्शन कैसे रहे? बहुत बढ़िया रहे। मैं बीमारी थी पहले, माता के दरबार पे आया मैं और माता ने बहुत उम्मीदें सुनी है। मैं हर बार आता हूँ। तो अच्छे से जो है मुस्कुराहट के साथ भक्त जहाँ से जा रहे हैं, आप बताइए माता से क्या मांगा है? सबकी सुख शांति, पूरे देश में सुख शांति रहे, सबको बरकत मिले। मेरी दाती दे दरबार कंजका खेड़ दिया, मेरी मैया दे दरबार कंजका खेड़ दिया, सजे कंजका खबे कंजका कंजका से पासे, सजे कंजका पासे कंजका पसका आसे पासे, जगजनी नाल खेड़ा खेडन खिड़ खिड़ निकल हासे, कंजका खेड़ दिया, मेरी दाती दे दरबार कंजका खेड़, जयकारा मामाई दा सजे दरबार की। डिज्नीलैंड की थीम पर बना ये पंडाल बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी लुभा रहा है, क्योंकि यहाँ माँ की प्रतिमा के अलावा कार्टून कैरेक्टर टॉम एंड जेरी भी हैं। साथ ही डोनाल्ड डक, मिकी और माउस भी दिख जाएंगे। इस बार डिज्नीलैंड की थीम पर पंडाल सजाया गया है, जिसमें खासतौर पर बच्चे डिज्नीलैंड के कैरेक्टर्स का आनंद उठा सकें। हम लोग इस साल यही सोचा कि जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, इन लोगों का कोई अभी कुछ ऑप्शन नहीं है। इन लोगों को इतना पढ़ाई लिखाई का इतना चाव है, प्रेशर रहता है इन लोगों के ऊपर में कि ये लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कुछ इन लोगों का कुछ है ही नहीं। खेल कूद न कर देगा, अभी तो जमाना खत्म हो गया, मार्च ठाट सब खत्म है। तो इसलिए हम लोग सोचा कि चलो 5-6 दिन इतना बच्चे लोगों को थोड़ा एंटरटेन करते हैं। सभी ने तो बड़ा बड़ा एंटरटेन कर रहा है, हम लोग क्लब की ओर से बच्चे लोगों को लेकर इस साल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप लोग आओ, बच्चे लोग देखो। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के इस पंडाल में बीच में स्थापित है मां की मनमोहक मूर्त, जो अष्टभुजाधारी हैं।
इस प्रतिमा में मां को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है, यानी जितना सुंदर ये पंडाल है उतनी ही निराली इसको बनाने की सोच है। कोलकाता में आस्था के आसमान से आदिशक्ति की भक्ति के रंग कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। खूबसूरत रोशनी में दमकते पूजा पंडालों में देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कोलकाता के हाजरा पार्क इलाके में बनाए गए इस पंडाल को दृष्टिकोण थीम पर तैयार किया गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस भव्य दुर्गा पंडाल में माता दुर्गा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इस साल हम लोग का थीम का नाम है दृष्टिकोण, और थीम हम लोग इस साल कलर्स लेके किए हैं, रंग। तो जैसे रंग एक निःशब्द भाषा है, हम लोग के लाइफ में या प्रकृति में रंग अगर नहीं पड़ता है तब तक सब कुछ अधूरा रहता है। तो हम लोग जब आंख खोलते हैं तब हर जगह हम लोग को रंग दिखता है। सो नेचर हम लोग को सब कुछ रंग से दिया है, और इंसान भी जब कुछ ना कुछ बनाते हैं तो उसमें रंग डालना पड़ता है। और रंग जैसे अंधेरा से हम लोग को उजाला दिखाता है, आनंद दिखाता है, उत्सव दिखाता है, वैसा ही हम लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और उन लोग जो लोग हम लोग के लाइफ में रंग देते हैं उन लोग को हम लोग अपने पंडाल से ट्रिब्यूट दे रहे। बिहार के बेगूसराय में तिरुपति बालाजी मंदिर की थीम पर दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया गया है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूजा समिति के अनुसार करीब 700 साल पहले से इस मंदिर में मां दुर्गा की आराधना की जाती है। इस मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ तंत्र मंत्र की सिद्धि भी होती है। बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल, झारखंड और नेपाल समेत कई राज्यों के लोग अष्टमी की रात यहाँ पहुँचते हैं और तंत्र साधना करते हैं। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। वैसे तो दुर्गा पूजा पूरे देश में ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन कोलकाता की दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में सबसे अनोखी और आकर्षित करने वाली होती है। यहाँ के दुर्गा पंडालों में जो भव्यता और सुंदरता दिखती है वो देश के किसी और कोने में नजर नहीं आती। यही वजह है कि बंगाल के दुर्गा पूजा के रंग विदेशियों को भी यहाँ खींच लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट रही। गुरुवार को सेंसेक्स 556 अंक लुढ़क कर 81,160 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 166 अंक फिसला, ये गिरकर 24,891 पर आ गया। सोने की कीमतों में गिरावट आई। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 630 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,17,370 रुपए हो गई। हालांकि चांदी में उछाल रही, चांदी 1,000 रुपए ऊपर चढ़ी। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,40,000 रुपए के नए स्तर पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। गुरुवार को रुपया 7 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 68 पैसे हो गई। महंगी गाड़ियों पर जीएसटी बढ़ने के बाद भी 2 व्हीलर कंपनियां बजाज, ट्रायम्फ और केटीएम ने अपनी बाइक्स के दाम नहीं बढ़ाए हैं। नए जीएसटी स्लैब के तहत 350 सीसी से बड़ी बाइक्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगाया जा रहा है। बावजूद इसके बजाज की 400 सीसी बाइक बजाज पल्सर NS 400Z और बजाज डोमिनार 400 पुरानी कीमत पर ही मिल रही है। बजाज के अलावा केटीएम और ट्रायम्फ ने भी अपनी 400 सीसी बाइक्स की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हैप्पीनेस विलेज यानी कि आनंद ग्राम की। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में आनंद ग्राम विकसित करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां आनंद ग्राम विकसित किए जाएंगे। इसके लिए अशोकनगर जिले का रावसर गांव मॉडल विलेज के रूप में पेश किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना है कि राज्य के सभी 55 जिलों में एक एक आनंद ग्राम बनाया जाए। आनंद ग्राम में ग्रामीणों को अधिकारियों से शिकायत करने के बजाय स्वयं समस्याओं का समाधान करके आंतरिक खुशी पाने की सीख दी जाएगी। लगभग 2000 लोगों की आबादी वाले गांव को आनंद ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां पर बाकायदा हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है, जो कि लोगों में प्रसन्नता लाने का काम करता है। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि आनंद ग्राम के पीछे मुख्य विचार इस विश्वास को बढ़ावा देना है कि जीवन की सच्ची गुणवत्ता बाहरी विकास से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और खुशी से पैदा होती है। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के मुताबिक आनंद ग्राम एक ऐसी जगह होगी जहां पर लोग शांतिपूर्ण जीवन जी सकें, प्रगतिशील मानसिकता वाले हों,
भेदभाव से मुक्त हों और पर्यावरण के अनुकूल हों। आनंद ग्राम बनाने की सोच सभी प्रकार की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ विकसित मॉडल विलेज से पूरी तरह अलग है। आनंद ग्राम का मतलब ये नहीं है कि वहां बुनियादी ढांचे का विकास नहीं होगा, वहां भी नियमित योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन लोगों के सामाजिक मुद्दों का समाधान कैसे किया जाए, ये तरीका सिखाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इन गांवों की पहचान हर जिले में नियुक्त 10 हैप्पीनेस वॉलंटियर्स करेंगे। गांव का चयन हो जाने के बाद पहला कदम 15 से 16 सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करना होगा, जो शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। इन अधिकारियों को आंतरिक खुशी, शांति, आत्म सुधार और समाज के समग्र सुधार के लिए काम करने के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। आनंद ग्राम विकसित करने के लिए सरकार आर्ट फॉर लिविंग, सहयोग और अन्य संगठनों से भी मदद लेगी, ताकि ग्रामीणों को समझाया जा सके कि वास्तविक खुशी क्या है। जाहिर है, मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीणों में खुशी बढ़ाने के लिए अनोखी पहल कर रही है। इसको लेकर हमने अशोकनगर के रावसर के ही लोगों से बात की और उनकी राय जानी। इस समय हम अशोकनगर के रावसर गांव में हैं और ये गांव जो है एक मॉडल है। ये पूरा गांव जो मध्य प्रदेश के लिए एक मॉडल है। इस गांव की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है बिना किसी सरकार की एक्स्ट्रा पैकेज से गांव के लोगों द्वारा खुद ही सब कुछ पूरा किया जाता है और गांव में साफ सफाई से लेकर कई विशेष काम यहाँ पर होती हैं। इस गांव में कभी लड़ाई नहीं होती। इस गांव में पूरा सीसी है। और क्या कुछ बेहतर है इस गांव में, आज के हमारे विशेष प्रोग्राम जीएनटी के लिए हम गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं। बताइए सर, ये जो गांव है, इस पूरे गांव में क्या कुछ विशेषताएं हैं आप लोगों की? विशेषताओं में प्रमुख रूप से है कि यहाँ पर हमारे पास में जो सामने राम जानकी मंदिर है, यहाँ विगत 23 वर्षों से श्री राम जानकी मंदिर के भक्तजन सुबह प्रातः 5 बजे प्रभात फेरी निकालते हैं, जो पूरे अपने साजबाज के साथ निकलते हैं और गांव में भाईचारा, एक दूसरे की मदद करना और इस तरह से छोटे छोटे से कार्य हैं जो ग्रामवासी मिलकर सब करते हैं। गांव की सफाई की बात हो, ग्राम में पेड़ लगाने की बात हो, जैसे कि मैंने अपने फार्म पर 10,000 पौधों की नर्सरी तैयार की है इस बार 6 महीने में, जिसमें अनार, आंवला, अमरूद, सहजन इत्यादि पौधे उपलब्ध हैं और वो सिर्फ 15 रुपये प्रति पौधे पर उपलब्ध हैं। इस तरह से गांव में बहुत ही सकारात्मक कार्य सभी ग्रामवासी मिलकर कर रहे हैं। युवा टीम हमारी 7-8 लोग अभी भोपाल गए थे, तो वहाँ पर हमने मतलब एक योजना या प्लान बनाया कि हम गांव में जो भी जागरूकता, नशा की मुक्ति रैली निकालना, बहुत सारे काम हमने यहाँ पर मतलब जो हम करेंगे और करते हैं। जैसे धर्म के काम में, जैसे हमारे गाँव में कम से कम विगत 30 वर्षों से हमारे गांव के सभी जो भाई लोग 30 वर्षों से प्रभात फेरी भी निकाल रहा है और हर मंगलवार को यहाँ विगत 30 वर्षों से झंडा छोटे छोटे बच्चे गांव में निकाल रहे हैं, क्या कहते हैं, और हम सब लोग मिलके भी बढ़िया जो भी कुछ सफाई बनती है और बढ़िया हमारा सुबह का दिनचर्या बढ़िया सुबह का रहता है। जैसे सुबह हमारे गाँव में एक खासियत है, हमारी सुबह यहाँ माता बहना मतलब सुबह लगभग 4 बजे यहाँ उठ जाती हैं, बढ़िया अपने काम से मतलब साफ सफाई जो भी कुछ है लगी रहती हैं। वो यहाँ बहुत बड़ी मतलब खासियत बात है। यहाँ भोपाल में बहुत कुछ सिखाया गया हमारे लिए भोपाल में सिखाया है कि अगर आपका किसी झगड़ा भी हो जाता है तो उसको सुलझाओ आराम से, शांति से, झगड़े में कुछ नहीं रखा और शांति से रहना चाहिए। गांव में एकता बनाए रखना चाहिए, लड़ाई दंगे कुछ भी हो जाए तो उनको सुलझाना चाहिए। तो ये जो पूरा मॉडल जो गांव का तैयार हुआ है, कैसे प्लान बना, यहाँ पर लोगों का कैसे तैयार हुआ? आपकी बहुत सारे गाँव हैं पर ये जो चीज़ एक अलग हो रही है इस गाँव में, रावसर गाँव में, कैसे आइडिया आया लोगों को, कैसे किया शुरुआत? गांव के लिए जागरूक बलवीर ताऊ जी ने किया है। यही गांव में आ रहे हैं विगत वर्षों से, इन्होंने गांव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हर मतलब किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई के, शिक्षा के हर क्षेत्र में जी इन्होंने गांव को अग्रसर किया। आज हम भोपाल भी जाते हैं आनंद विभाग की मीटिंग में, इन्हीं के द्वारा हमारा गाँव आनंद विभाग घोषित। देखिए, मध्य प्रदेश में जब राजानंद संस्थान का गठन हुआ तो अपने नागरिकों की खुशहाली के लिए व्यक्तिगत स्तर पर काम करना शुरू किया था। 2016 से लेकर ये काम लगातार चलता रहा। इसके बाद ये समझ में आया कि व्यक्तिगत स्तर के साथ में सामाजिक स्तर पर या एक समूह के स्तर पर क्या इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इस परिकल्पना को। तो राजानंद संस्थान ने प्रत्येक जिले में एक आदर्श जो गाँव, जिसे हमने आदर्श गाँव की जगह आनंद गाँव की जो है संज्ञा दी है। तो वहाँ के लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है कि उस गांव की जो नीति निर्धारण की विशेषताएं या उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उन पर उसी गांव के लोग कैसे काम कर सकते हैं, वो भी सामूहिक रूप से।
तो रावसर अशोकनगर जिला मुख्यालय से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। एक बड़ा गांव है, अमूमन बहुत छोटे छोटे गांव आदर्श के रूप में चिन्हित करते हैं, तो एक बड़ी चुनौती थी। तो यहाँ के गांव के लोगों ने बीते कुछ वर्षों में कुछ ऐसे नए नवाचार किए हैं जिन्होंने दूसरे गांव की तुलना में यहाँ पर जो लोगों के आपसी जो सामंजस्य की व्यवस्था है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो या फिर प्रकृति या पर्यावरण को लेकर है, तो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो दूसरे लोगों के लिए, आसपास के गांव के लिए आदर्श हो सकते हैं। तो अशोकनगर जिले का रावसर गांव इस मामले में बड़ा ही जो है आगे काम कर रहा है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। और आज बात हम करेंगे देश की रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ते कदम की। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया, जो नई पीढ़ी की मिसाइल रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से छोड़ी गई। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्चर सिस्टम है, जो रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल छोड़ सकता है। ये शक्तिशाली भारत की वो सशक्त तस्वीर है जो नित नए कीर्तिमान रचे जाने की गवाही दे रही है। मिसाइल की दुनिया में भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिस पर चंद देशों का ही दबदबा है। अब भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जो रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल दाग सकता है। ओडिशा के चांदीपुर में इस अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने रेल मोबाइल लॉन्चर से इसे दागा। भारत ने अपनी मिसाइल शक्ति में एक नया कीर्तिमान जोड़ लिया है और इसके मुताबिक अब भारत रेल बेस्ड मोबाइल सिस्टम से भी एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकता है। अग्नि प्राइम वही 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है जिसको लेकर भारत ने परीक्षण किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड और डीआरडीओ को शुभकामना देते हुए कहा कि भारत अब कुछ उन देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है जिनके पास अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और वो भी मोबिलिटी की शक्ति के साथ, क्योंकि ये रेल बेस्ड मिसाइल सिस्टम त्वरित गति से मोबिलाइज किया जा सकता है। जहां जरूरत हो वहां इसे रेल से ले जाया जा सकता है और दुश्मन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम से नई पीढ़ी के अग्नि प्राइम को लॉन्च करने का मकसद मिसाइल लॉन्च विकल्पों में विविधता लाना है, ताकि जरूरत पड़ने पर जंगल से लेकर पहाड़ तक के इलाकों से भी मिसाइल को लॉन्च किया जा सके। रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने वाला कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम को विशेष रूप से डिजाइन किया गया ताकि मिसाइल आसानी से लॉन्च किया जा सके। रेल लॉन्चर एक खास ट्रेन जैसा सिस्टम है जो रेल की पटरियों पर चलता है। इसमें मिसाइल को कैनिस्टर यानी बंद बॉक्स में रखा जाता है। कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम की मदद से चलती ट्रेन से भी मिसाइल दागी जा सकती है। पहला एडवांटेज तो यही हो गया कि कहीं से कहीं पहुंचने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात, कम से कम टाइम में हो जाएगी। उससे भी बड़ी बात यह है कि डीआरडीओ की ये अपनी तकनीक है, मेक इन इंडिया है। ये मेरे हिसाब से अगर एक अच्छा आकलन किया जाए, ये शायद ब्रह्मोस के बाद दूसरी एक मिसाइल होगी जो दुनिया में तहलका मचाएगी। दुनिया इसकी तरफ देखेगी, भारत की टेक्नोलॉजी की तरफ देखेगी। रेंज कोई बड़ी बात नहीं है कि 2000 किलोमीटर है, कल 3000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप इसको एक स्ट्रैटेजिक लेवल पर इसको अब आप ले जा रहे हैं, जहां इसकी पोर्टेबिलिटी, मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की काबिलियत है, वो तेजी से है। ट्रेन से मिसाइल टेस्ट कोई छोटी मोटी बात नहीं। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ही ऐसे देश हैं जिन्होंने रेल नेटवर्क से मोबाइल कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम विकसित किया है। अब भारत भी अग्नि प्राइम के सफल परीक्षण के जरिए मोबाइल कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम में अपना नाम जोड़ लिया है। लिस्ट में अमेरिका का नाम भी शामिल है, हालांकि उसने इसकी पुष्टि कभी नहीं की। अग्नि प्राइम अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल है। ये इंटरमीडिएट रेंज यानी मध्यम दूरी की रेंज वाली है। इसके खासियत की बात करें तो ये 2000 किलोमीटर तक सटीक निशाना साध सकती है। इसके लिए इसमें एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम लगा है। ये कम समय में भी लॉन्च हो सकती है और इसमें किसी भी मौसम में हमला करने की क्षमता है। ट्रेन के ऊपर लॉन्चर लगाकर उस पर मध्यम दूरी के अग्नि प्राइम का प्रशिक्षण किया है, जो तकरीबन 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। आज
का युद्ध जैसे हम देख रहे हैं किस प्रकार से ड्रोन और मिसाइल्स का युद्ध, ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हम एक फ्लेक्सिबिलिटी रखें, क्योंकि जो हमारे मिसाइल लॉन्च साइट्स हैं वो अगर पाकिस्तान या दुश्मन की नज़र में वो वहाँ पे अटैक करके उसको बर्बाद कर सकते हैं, परंतु अगर रेल के ऊपर बेस्ड हैं तो वो हम उनको पता है कि यहाँ पे, लेकिन हम उनको 50-100 किलोमीटर बाई ट्रेन वहाँ ले जाके वहाँ से फायर कर दिया, उसके बाद फिर लौटा के तीसरी जगह पे ले गए तो उनको पता नहीं चल पाएगा। एक हमारा सरप्राइज फैक्टर बना रहेगा। अभी तक अग्नि प्राइम मिसाइल को किसी फिक्स्ड लॉन्चर या ट्रक से लॉन्च किया जाता था, लेकिन अब रेल लॉन्चर की ताकत हासिल होने से दुश्मन इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ट्रेन भी किसी सामान्य कार्गो ट्रेन जैसी दिखती है, जिससे दुश्मन के लिए इसे पहचानना संभव नहीं होगा। इस तकनीक से अब मिसाइल का मूवमेंट आसान हो जाएगा और देश के किसी भी कोने से इसे फायर किया जा सकेगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय मेडटेक कंपनी को लंदन में मिला बड़ा सम्मान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का शुभारंभ किया। फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में ये अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं, वहीं 2000 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ये रविवार यानी 28 सितंबर तक चलेगा। देश को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए हर साल इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार न्यूजीलैंड और सऊदी अरब इस आयोजन के पार्टनर देश हैं, जबकि जापान, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और रूस फोकस देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। भारतीय मेडिकल कंपनी लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लंदन में बड़ा सम्मान मिला। कंपनी को विकसित भारत इन्वेस्टमेंट समिट 2025 में प्रतिष्ठित इनोवेशन इन डायग्नोस्टिक डिवाइसेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड लंदन के ऐतिहासिक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम यानी IEBF की ओर से दिया गया। कंपनी के मेडटेक, डायग्नोस्टिक्स और बायोकेमिस्ट्री नवाचार में किए गए अग्रणी योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय कंपनी है। भारत ने निकारागुआ में बिजली के क्षेत्र में बड़ी मदद की। वहां भारत सरकार की मदद से विद्युत सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित की गई हैं, जिसका शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। उन्होंने इस दौरान भारत निकारागुआ सहयोग की अहमियत और द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज दिल्ली में दूसरे SCO युवा लेखक सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। इसमें संगठन के सदस्य देशों के लेखकों और अन्य प्रतिनिधियों के अलावा रूस और पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों के दूतावासों में तैनात कई राजनयिक भी हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन में अलग अलग विषयों पर कई सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें वक्ता अपनी बात रखेंगे। वेस्टइंडीज से टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत से किस देश का मुकाबला होगा, यह आज सुपर 4 के बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच के मैच में जीत हार से तय हो जाएगा। इस टूर्नामेंट के सुपर 4 का आज आखिरी मुकाबला दोनों देशों के बीच है, जिसमें जीत दर्ज करने वाली टीम का 28 सितंबर को फाइनल में टीम इंडिया से सामना होगा, जबकि हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा। सुपर 4 के अपने सभी मुकाबले जीतकर भारत पहले इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुका है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम का ऐलान हो गया है। शुभमन गिल टीम के कप्तान, जबकि रविंद्र जडेजा उप कप्तान बनाए गए हैं। इनके अलावा टीम में यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, N जगदीशन और साई सुदर्शन को 15 सदस्यीय टीम में जगह मिली है। सीरीज का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर को अहमदाबाद में, जबकि दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 का हिस्सा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला बॉक्सर्स को सम्मानित किया गया। ग्रेटर नोएडा के JP ग्रीन रिजॉर्ट में आयोजित इस सम्मान समारोह में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा के साथ ही सिल्वर मेडल जीतने वाली नुपुर शिवराण और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पूजा रानी को सम्मानित किया गया। भारतीय बॉक्सिंग महासंघ और CRC ग्रुप की ओर से आयोजित इस सम्मान समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।